Very good morning to you students. Once again, welcome to our history class. Now, last time we had completed till the civil services. That is, हमने देखा था कि कैसे ब्रिटिशरों ने अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, पार्लियामेंट्री लॉज, जिसमें उन्होंने क्या क्या चीजें की थी. उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को रखी थी इन सिविल सर्विसेज, मिलिट्री, पुलिस फोर्स, जुडिशियल सिस्टम. ये चार जो है वो पिलर्स बन गए ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में. एंड हमने सिविल सर्विसेज को देखा कैसे उन लोगों ने हाउ दे केप्ट अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड दे अपॉइंटेड फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, गिविंग जस्टिस एंड आल्सो फॉर डूइंग अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स. ओके, तो इनको नाम दिया गया था इंडियन सिविल सर्विसेज. नाउ इन दैट नेक्स्ट व्हाट दे हैड कवर्ड वाज मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स. The British of military, the duty of military was to safeguard the British occupied regions in India, acquire new territories and break down any revolt against the British in India. To maintain law and order in the country was the duty of the police force. अब जैसे हमने देखा था तभी ऑलरेडी लोगों ने उनके खिलाफ बगावत शुरू की थी, उनके खिलाफ रिबेल शुरू की थी. तो इन चीजों को कर्ब करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया, एक मिलिट्री और पुलिस फोर्स लागू किया जो लॉ एंड ऑर्डर का काम करेंगे, जो उनके लिए काम करेंगे कि उनके तरफ से काम करने के लिए. Now, judicial system. The British established a new judicial system in India on the basis of judicial system in England. Every district had a civil and criminal court to solve the local cases. For reconsideration of their judgments, a high court was established. अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशरों ने अपनी एक जुडिशियल सिस्टम भी बनाई जो इंग्लैंड, जो उनके वहां पे कंट्री था, उनके आधार पे उन्हें बेस किया था उसको. तो उन्होंने इस चीज को यहाँ पे भी लागू किया. जो सिविल और क्रिमिनल कोर्ट उन्होंने बिठा दिया, जो सिविल कंप्लेंट्स और कोई भी ऐसे जुर्म वाले कोई कांड होते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है उस चीज के लिए उन्होंने सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स बिठा दी. देन इक्वालिटी बिफोर लॉ. In early times, law in India was differed from place to place. There was difference in judgment on the basis of casteism. Under the leadership of Lord Macaulay, a committee was set up to create the code of law. The Indian Penal Code was forced all over British India with British principle of equality before law. But there were some defects in it. There were separate codes and different laws for the Europeans. New laws were difficult to be understood by common people. Legal cases became an expensive affair for the community, and the cases remained pending for years together. अब क्या हुआ था, इन्होंने जो है इक्वालिटी जो उन्होंने क्या किया, हर जगह पे हम देखते हैं कि उन्होंने उस जमाने में क्या होता था, जगह से जगह लॉ अलग होता था इंडिया में, क्योंकि उन जगहों की जो संस्कृति परंपरा या उनकी क्या सिस्टम फॉलो करते हैं उसके आधार पे देश था. क्योंकि तभी कास्ट सिस्टम भी बहुत सारे थे, यानी जातियां थी. तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, जो लॉर्ड मैकॉले थे उनके नेतृत्व के अंदर, लीडरशिप के अंदर उन्होंने क्या किया, कमेटी सेटअप की, जो उन्होंने एक लॉ किया जो सब जगह सेम होगा. यानी अगर आप इंडिया के महाराष्ट्र में हो या इंडिया में आप कश्मीर में हो या इंडिया में आप गुजरात में हो या इंडिया में साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कहीं पे भी हो, सब जगह यूनिफॉर्म होगा, वो चेंज नहीं होगा. इंडिया के लिए सब जगह वही लॉ लागू होगा. बट कोई उसमें कोई खामियां थी, डिफेक्ट्स थी, जो उनके लिए उन्होंने क्या किया, सेपरेट कोड्स एंड डिफरेंट लॉज फॉर यूरोपियंस उन्होंने उसमें रखा था. एंड और उन्होंने दूसरा क्या किया कि कोई नए नए ऐसे लॉज लागू किए थे जो कॉमन लोगों को, क्योंकि तभी लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते थे तो उनको लॉ के बारे में इतनी कोई जानकारी नहीं हुआ करती थी. तो और ऑल्सो क्या हुआ था कि लीगल जो एक्सपेंसेस है, अगर हमें कोई पुलिस के पास जाना होता है, एडवोकेट हायर करना होता है, कोर्ट में जाना होता है, तो ये सारी जो पैसे उसमें लगते थे तो ये सबके लिए मुनासिब नहीं था, सबके लिए वो एफोर्ड नहीं कर सकते थे उस चीजों को. तो इसके लिए वो बहुत सालों सालों तक उनको न्याय नहीं मिलता था. Now, economic policies of the British. Since ancient times, there were inventions in India. Many invaders settled in India and were absorbed in Indian cultures. Even though they ruled here, they never made any changes in the basic Indian economic system. The British were an exception.
England was a modern nation. Due to industrial revolution, capitalist economy prevailed. Hence, they inculcated an economic system in India which was conducive to economic system in England. Due to this, British gained economic benefit, but India started facing economic exploitation. Now, there's a question: why did India rebel, and why did they rebel against the economic policies of British? So, answer is this: what did Britishers do? Because इन्होंने क्या किया था? अपने हिसाब से उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाए जो उनको फायदेमंद साबित हो, जो इंग्लैंड के लिए फायदा हो, और इन्होंने इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं किया। और उन्होंने सारी जो भी उन्होंने जो इंग्लैंड मॉडर्न नेशन था तभी उन्होंने क्या किया, जो भी वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इकोनॉमिक जो उनकी पॉलिसीज हो रहे थे, उन्होंने बस उसी सिस्टम को हमारे इधर अपने फायदे के लिए बिठा दिया। इसलिए इंडिया को क्या हुआ, बहुत सारी इकोनॉमिक जो यानी आर्थिक जो घटाव उनको जो उनको समझ दिखाई दे रहा था, उनको बहुत नुकसान साबित हुआ, और इंडिया की जो इकोनॉमिक स्थिति थी वो सारी एक्सप्लॉइट होने लगी। नाउ, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। बिफोर द ब्रिटिश रूल, द विलेज इकोनॉमिक system was self-sufficient. Though agriculture and related services, the needs of villages were fulfilled in the village itself, land revenue was the main source of income of the state. During the pre-British period, revenue was based on the type of cultivated crop. The farmer was exempted from taxation in case of loss of crop. Revenue was mainly collected in the form of grains. Even in case of late payment of tax, the farmer's land was not confiscated. To increase income, the British made important changes in the revenue system. Land was measured, and as per the area of the land, the tax was fixed. Payment of tax was made compulsory in the form of cash. If the farmers failed to pay tax in time, then his land would be confiscated. The British system of land revenue collection differed from place to place, which led to exploitation of all farmers. अब क्या हुआ? Now, why was their exploitation? There is another question. Why was there exploitation of farmers? So reason is this. अब बेसिक जो तभी था, जो भी लैंड रेवेन्यू से आता था, यानी जो टैक्सेशन से आती थी, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे, वहां से उनको मेन पैसे मिलते थे ब्रिटिशरों को। लेकिन वो क्या, वो पहले कैसे सिस्टम होता था, जो हमारे उपजाऊ होते थे, जो हमारी धरती से आती थी, वही हमारे कामों में लग जाती थी। वही इसलिए क्या होता था, जो विलेजेस थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, उनको कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। जैसे अगर मानो हमारे पास गेहूं है, कि कोई गेहूं उगा रहा है, कोई चावल उगा रहा है, कोई फल फूल उगा रहा है, तो इन लोग आपस में ही अपना सामान बांटते थे, अपना जो पैसा है वो आपस में ही बेचते थे मार्केटों में। और इस तरह से क्या होता था, विलेजेस जो थे वो पूरी तरह सक्षम थी, आत्मनिर्भर थी, अपने आप में सक्षम थी अपने आप को संभालने में। लेकिन ब्रिटिशरों के आने से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारे कर जो है टैक्सेस लगाए उनके ऊपर, और ये सारी चीजें उनके खाते में जाने लगी। और इस वजह से क्या किया, उन्होंने फार्मर्सों के ऊपर बहुत सारी टैक्सेशन लगाई कि अगर तुम्हें अपनी जो उपज है उसको अगर तुम्हें बेचना हो तो तुम्हें हमें कर देना होगा, तुम्हें हमारे लिए। और सारा उनका जो सामान है उन लोग कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करते हैं। तो उन लोग क्या करते थे कि अगर वो ये कर नहीं दे पाते थे तो उनकी जो जमीन है वो हथिया देते थे। हथियाना इसका मतलब होता है कॉन्फिस्केटेड। ओके, सो ये जो हथियाते थे अपनी जमीन कि इसके बदले कि तुम कर नहीं दे पा रहे हो तो तुम वो चीजें अपने लैंड के तुम मालिक नहीं हो, अपने जमीन के। तो इस तरह वो शोषण करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है क्या असर हो गया, ये लैंड रेवेन्यू के आने से क्या क्या असर हो गया। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। There were undesirable effects of the land revenue system on the rural life. For payments of taxes, Indian farmers started selling the crops at whatever price it received. The merchants and brokers started purchasing their goods at minimum rate. At certain times, the farmer had to mortgage his land to the moneylender for arrangement of money to pay the tax. Farmers became bankrupt. In case of non-repayment of loan,
The farmer had to sell his land. The farmer was exploited by the government, जमींदार, money lenders and merchants. अब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, मैंने कहा ना आप लोगों को, जैसे कि अगर वो टैक्स नहीं पे पाते, यानी नहीं वो टैक्सेस कर अपना नहीं वो दे पाते थे, इतनी जो हाई कर हाई टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशरों ने उनके ऊपर लागू किया था, तो वो इमीडिएटली क्या करते थे, उनका जो लैंड है वो जब्त करते थे, उनका जो जमीन है जब्त करते थे। और उनकी जैसे उपज भी है, अगर वो नॉर्मल मार्केट में अगर वो 10 रुपए में बेच सकते थे, तो ब्रिटिश क्या करते थे, उनको उनसे 3 रुपए में, 2 रुपए में ऐसे खरीदते थे। तो उनको क्या होता था कि जितना हम उपज कर रहे हैं, चाहे जितनी मर्जी हम उपज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वो उतना पैसा आ नहीं रहा है। क्योंकि उतना पैसा आ नहीं रहा है, तो हम वो जो उनकी इतनी हाई टैक्सेस उन्होंने जो ब्रिटिशरों ने दी है, वो हम उनको टैक्स वो नहीं पे कर सकते। हमारे उस चक्कर में हमारी जमीन भी जा रही है। हम उसी जमीन के मालिक होने के बजाय हम वहीं पे मुलाजिम की तरह काम करते हैं उनके पास ही। तो पूरी तरह आर्थिक स्थिति जो फार्मर्स की थी, जो इनकी थी, कृषि की जो थी, वो पूरी तरह खत्म, नष्ट होने लगी। और इट वाज एक्सप्लॉयटेशन। ये जो जमींदार थे, मनी लैंडर्स थे और मर्चेंट्स थे, उन्होंने उस चीज का फायदा उठाने उठाने लगे, इस तरह से कि तुम नहीं अपनी जमीन के, तुम नहीं हमें वो जो तुमने लोन लिया है हमसे अपनी उपज करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि चलो उसके बदले में अपनी जमीन हमारे पास या तो गिरवी रखो या तो हमें बेच डालो। तो ये जमींदार, मनी लैंडर्स सब ने इसका फायदा उठाने लगे। Now, commercialization of agriculture. Initially, food grains were cultivated by farmers. It used to fulfill their domestic needs as well as needs of the village. The British government started giving more encouragement to cash crops like cotton, indigo, tobacco, tea, etc. The process of giving stress on cultivation of profit, giving cash crops instead of food grains is known as commercialization of agriculture. अब ये क्वेश्चन में है, व्हाट इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, राइट शॉर्ट नोट ऑन इट। तो ब्रिटिशरों ने क्या दिमाग लगाया, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे पहले क्या हुआ करता था कि फार्मर्स जो है वो फूड ग्रेन्स, जो हमारे रोज की हमें जो स्टेपल डाइट जिसे बोलते हैं, जैसे गेहूं हो, चावल हो, ज्वारी हो, बाजरा हो, ये हमारे लिए, इससे हमारे खाना बनता था मेन, इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वो जो एसेंशियल बनाते थे, लेकिन इससे क्या होता था, ब्रिटिशरों से इससे मुनाफा नहीं मिलता था। तो उन्होंने जैसे इंडिगो इंक बनाती है, डाई बनाती है, ऐसे उससे वो वाले जो प्लांट्स है, कॉटन जो उससे कपड़ा बनता है, टबैको जिससे तंबाकू, पान मसाला ये सब बनता है या टूथ पाउडर बनता है, चाय पत्ती। अब इनके बगैर तो हम जिंदगी गुजार सकते हैं ना, हम चावल नहीं खाएंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे, हम सब्जी नहीं खाएंगे, तो हम मर जाएंगे। लेकिन अगर हम चाय नहीं पियेंगे और तंबाकू नहीं यूज करेंगे, या हम डाई या कपड़ा कॉटन के बजाय हम दूसरा कोई मटेरियल यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए एसेंशियल है। लेकिन यहाँ से ज्यादा मुनाफा मिलने की वजह से ब्रिटिशरों ने जबरदस्ती इनसे रोक डाली कि तुम जो फूड ग्रेन्स है वो ना उगाकर आप कैश, जहां से हमें ज्यादा मुनाफा मिलेगा, इसलिए इनका नाम पड़ गया कैश क्रॉप्स, यानी इनसे ज्यादा हमें पैसे मिल सकते हैं, मुनाफा मिल सकता है, उस चीज को आप उस पे जोर दिया, उनको जबरदस्ती उनमें उनसे करवाई कि आपने इन्हीं को उपजना है। तो ये इसको बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन, यानी अचानक अपने घर से कोई चीज जब हम सिर्फ पैसे के नजरिए से करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर शुरू हो गया। फैमिन, फैमिन का मतलब है अकाल। From 1860 to 1900, India faced great famine, but the British rulers did not take uh, much efforts to overcome it. Similarly, not much expenditure was made on provision of water supply. अब उन्होंने अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बट उसके बावजूद उन्होंने ऐसी कोई भी चीजों के ऊपर उस पर ध्यान नहीं रखा। उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर जो है, उन्होंने ज्यादा कोई ऐसे खर्च नहीं किए वाटर सप्लाई के ऊपर
Now, development in transport and communication system. For increase in trade and convenience of administration, the British developed modern facilities like transport and communication in India. In 1853, first railway ran on the route of Mumbai to Thane. In the same year, British started telegraph system in India. Due to it, all cities and military stations got connected to one another. Similarly, the British also started the postal system. Due to all these developments, there was a long-term impact on social life of Indians. Due to this, there was an increasing sense of unity among them. अब उन्होंने क्या किया? ब्रिटिशरों ने क्या सोचा? अभी अपना सामान जैसे है, यहाँ से हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, अगर हमें ट्रेड रिलेशन बढ़ानी है या उनका जो सामान है उनको अगर इंडिया अपने अपने कंट्री में पहुंचाना है तो कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए कि वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, यहाँ की इंफॉर्मेशन वहां जानी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रेलवे रूट बनाई मुंबई से थाने, और उन्होंने टेलीग्राफ सिस्टम भी किया। टेलीग्राफ यानी तार जैसे हम बोलते हैं, तो यहाँ से तार इंग्लैंड में जाएगा, इंग्लैंड से यहाँ आएगा। और उन्होंने पोस्टल सिस्टम यानी टेलीफोन सिस्टम्स को भी ले आए, जहाँ से लेटर्स द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं। इससे क्या हो गई? उनकी जो यूनिटी है वो बढ़ गई। वो उनके यहाँ की जो कम्युनिकेशन है, अभी अब हम जब जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कैसे हो गई अभी, कि हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे पास एयरपोर्ट से, प्लेन से, हमारे पास बहुत सारे साधन है जैसे हम एक दूसरे से संपर्क कर सके। तो ये चीजें उन्होंने तभी रेलवेज द्वारा, पोस्टल द्वारा और टेलीग्राफ द्वारा उन्होंने शुरुआत की। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। The British government obtained huge taxes of goods exported from India to England. On the other hand, very less tax was imposed on goods imported from England to India. Also, the goods manufactured in England were machine made, and hence there was maximum production of at minimum cost. To compete with such products was difficult for Indian artisans. Eventually, it led to close down of industrial industries and many artisans became unemployed. अब ब्रिटिशरों ने क्या किया? इन्होंने बहुत सारे कर उन्होंने लागू किए। किस चीजों पे? जो इंडिया से सामान इंग्लैंड को जाता था, वहां पे जो एक्सपोर्ट होता था उसके ऊपर, यानी अगर हमें हमारा सामान इंग्लैंड को बेचना है तो हमें बहुत सारे टैक्सेस इंग्लैंड को देने पड़ते थे। लेकिन वहां से अगर हम कोई सामान लेके आते हैं तो उसके ऊपर बहुत सा कम कर लगाते थे, टैक्सेस लगाते थे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उनका सामान खरीद सके। और उनसे ज्यादा सामान खरीदेंगे तो ऑब्वियसली मुनाफा उनको ही होगा, और हम यहाँ से हमारा सामान बेच नहीं पाएंगे उनको, क्योंकि हम बेचने जाएंगे तो हम सोचेंगे अरे बाबा इतना कर हमें देना पड़ेगा, तो बेटर है कि हम अपना सामान ना बेचें। तो इस वजह से क्या होगा? उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। तो इस वजह से धीरे धीरे क्या होने लगा कि अपना सामान सस्ते में बेचकर उनसे महंगा सामान खरीदना मुश्किल होने लगा। और इस तरह से जो ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री थी, जैसे खादी थी या कोई हैंडलूम्स थी या जो भी ऐसे वीविंग थी, कोई भी जो हमारे पास दूसरा सामान था जो हाथ से हम बनाते थे, हमारे पास मशीन तकनीक नहीं थी तभी, तो ये सारी इंडस्ट्रीज क्या होने लगे? धीरे धीरे बेकार होने लगे, अनएम्प्लॉयड होने लगे, उनको काम नहीं था कुछ करने को। Development of new industries in India. Due to the lack of British support, experience of management and capital, the Indian businessmen could not come forward in large number. Yet some of them built up their business by overcoming these problems. In 1853, Kawasji Nanabai Dawar started the first textile mill in Mumbai. इस चीज को अंडरलाइन करना, दिस इज ऑब्जेक्टिव में आपका कवर हो जाएगा। तो in 1853, Kawasji Nanabai Dawar started the first textile mill in Mumbai. In 1855, the first jute mill was started at Rishra in Bengal. In 1907, Jamshedji Tata established the Tata Iron and Steel Company at Jamshedpur. In India, coal, metals, sugar, cement and chemical industries came to be started. Social and cultural effects. अब ये इन्होंने ये जो आयरन एंड स्टील था जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा ने शुरू किया। एंड 1855 में क्या हुआ? पहली जूट मिल जो थी वो ऋषिरा बंगाल में शुरुआत की थी। नाउ इन सब चीजों का हमारे सामाजिक और
हमारे जो कल्चर के ऊपर, जो हमारी संस्कृति के ऊपर क्या असर करने लगा वो हम जानेंगे। Social and cultural effects. In the 19th century, Europe, a new era, took shape on basis of values like humanitarianism, democracy, nationalism, liberalism, etc. This change in West led to various repercussions on India. For carrying out administration, the British had to understand the Indian society. For this purpose, they started studying the tradition, history, literature, as well as music, flora, fauna of India. तो इन्होंने क्या किया, अभी जैसे अभी इनके साथ क्या हो गया, क्योंकि अभी नई 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 चीजें आने लगी, जो यूरोप में नई नई वैल्यू सिस्टम, ह्यूमैनिटेरिज्म, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, लिबरलिज्म, ये सारी चीजें आने लगी। तो इस वजह से क्या हुआ, वेस्ट में भी जैसे चेंजेस आने लगे, उसी तरह उसकी जो रेपरकशंस का मतलब है उसका असर, क्योंकि इंग्लैंड चलाता था इंडिया को, तभी ब्रिटिश चलाते थे, तो वो सारी चीजों का असर क्या होने लगा, इंडिया पे भी दिखाई देने लगा। और इस वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशरों ने जो एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को चलानी है, तो इंडिया की भी कल्चर, उनकी भी समझ रखनी पड़ेगी, तो ब्रिटिशरों ने क्या किया, उन्होंने भी इंडियन सोसाइटी को जानने की कोशिश की। एंड फॉर दिस पर्पज उन्होंने क्या किया, इंडिया की जो ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, लिटरेचर है, म्यूजिक, और यहाँ की जो फल फूल क्या है, उनकी यहाँ की जो मिट्टी कैसी है, कितनी क्या क्या हम इस पे उगा सकते हैं, उस सब चीजों की जानकारी रखना शुरू किया। In 1784, Sir William Jones, an English officer, established the Asiatic Society of Bengal at Kolkata. Now, please इसको भी underline करना, objectives में ये आएगा आपको, important है। 1784, Sir William Jones, an English officer, established Asiatic Society of Bengal at Kolkata. Now, Max Muller, a German thinker, was a devout scholar of Indian religion, language and history. जर्मन के जो मैक्स मुलर थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। वो एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, जिसे हम बोलते हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंगली, या बहुत ही डिवाउट का मतलब है पूरी तरह लीन होकर, पूरी तरह उसमें समाकर, जो एक स्कॉलर था, किस चीज में, इंडियन रिलीजन में, लैंग्वेज और हिस्ट्री में। Due to this example, there aroused feelings of newly educated Indians to study Indian religion, history and tradition. अब इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने इन लोगों से संपर्क किया जो इंडिया में बहुत ही जानकार थे, थोड़े पढ़े लिखे थे, उनसे इन्होंने, ब्रिटिशरों ने संपर्क करना शुरू किया, ताकि वो इंडिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे। The British introduced many laws in India. In 1829, Lord William Bentinck passed the Sati Prohibition Act. अब जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने थोड़े बहुत कुछ अच्छे काम भी किए थे। उन्होंने 1829 ये जो सती का जो एक प्रथा थी, जहाँ पे एक विडो औरत को, यानी जैसे एक लेडी का एक आदमी मर जाता था, तो तुरंत क्या करते थे, उस आदमी की चिता पे ही उस औरत को भी जिंदा जला देते थे। तो ये जो कुप्रथा थी, इसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रोकने के लिए एक सती प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोहिबिशन यानी रोक लगाना, ऐसा एक एक्ट उन्होंने बनाया। इस चीज को भी अंडरलाइन करना, इट इज इम्पोर्टेंट। इन 1856 लॉर्ड डलहौजी पास द विडो रीमैरिज एक्ट। अब जैसे हम जानते थे, तभी जो विधवा औरतें थी, उनकी फिर से शादी नहीं होती थी, वो हमेशा परमानेंटली एक बोलते ना, एक एकदम ही हीन जीवन बिताती थी, कि जैसे उनके साथ बहुत शोषण होता था। तो उनको फिर से दोबारा अपनी जिंदगी शुरुआत करने के मौका देने के लिए उन्होंने, डलहौजी ने क्या किया, विडो रीमैरिज यानी पूर्ण विवाह, पुनर्विवाह उनकी कर सकते हैं फिर से, उस चीज को उन्होंने ऐसे एक एक्ट लागू किया। These acts were responsible for social reforms. अभी ये जो सोशल रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म्स का मतलब है हमारे जो एक नई सोच लाना, या नई कोई भी ऐसे नीतियां बनाना, तो उसको बोलते हैं रिफॉर्म्स। एंड सोशल रिफॉर्म्स यानी हमारी जो सोशल सेटअप में, उनमें ऐसी नई नीतियां, नई चीजें लागू करना, अच्छे वाले, उनको बोलते हैं रिफॉर्म्स। For carrying out administration in India, the British required English educated Indians.
According to the recommendations of Lord Macaulay, in 1835, English education started being impacted in India. अभी क्योंकि उन्हें हमारी भाषाएं, विभिन्न जो भाषाएं थी, कहाँ बंगाल में गए तो बंगाली थी, कहाँ साउथ में गए तो साउथ इंडियन थी, कहाँ नॉर्थ में जाओ पंजाबी थी, या कहीं और कोई ऐसे गुजराती, ऐसे विभिन्न हमारे भाषाएं थी। तो इस वजह से उनको सारी भाषाएं तो समझ में नहीं आएंगी, हिंदी भी उनको बहुत लोगों को नहीं समझ में आती थी। तो उनको ताकि हमारे साथ बात करने में सुविधा हो, हमारे साथ संपर्क करने, हमारी चीजें समझने में उनको आसानी हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो इंग्लिश है वो उन्होंने लागू करना शुरू किया कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम हो। तो इंडियंस को उन्होंने क्या किया, इंग्लिश में एजुकेट करना शुरू किया, और उस चीज को उन्होंने एक सुपीरियरिटी जैसे माना कि अगर आप इंग्लिश जानते हो तो आप सुपीरियर हो, तो आप हमसे हमारे साथ काम कर सकते हो, व्यवहार कर सकते हो, और आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ज्यादा शोहरत, नाम मिलेगा। तो ये चीजों को उन्होंने रिकमेंडेशन किसने की, लॉर्ड मैकली, इन कौन से साल में, 1835 में। एंड इस तरह से इंडियन में एक इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को लागू किया गया। देन थ्रू न्यू एजुकेशन इंडियंस वर इंट्रोड्यूस टू वेस्टर्न थॉट्स, मॉडर्न रिफॉर्म्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसके द्वारा उन्होंने नई नई वेस्टर्न जो उन्होंने उनकी संस्कृति है, वो उन्होंने वेस्ट की संस्कृति, उनकी जो नए नए रिफॉर्म्स है, मॉडर्न रिफॉर्म्स है, साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में कोई चेंजेस जो है, ये सारे उन्होंने करना शुरू किया। In 1857, universities were established at Kolkata, Mumbai, and Madras. That is अभी के चेन्नई. Western educated middle class Indians led the social reform movement in India. अब जो वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास इंडियंस थे, उन्होंने अभी सोशल रिफॉर्म्स जो मूवमेंट है इंडिया में, वो उन्होंने शुरू किया। तो अभी आपने देखा कि ये इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर खत्म हुआ, इसमें हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश रूल के इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्या क्या होने लगे, कि ब्रिटिशरों के आने के बाद इंडिया में क्या क्या होने लगे। नाउ आई विल बी sharing with you notes in my next lecture, and also the worksheets will be given to you. Okay, so now we'll end it for today here and see you in the next class. Thank you, students.